हेलो, मैं हूँ चारवाक लोकायत। आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो पे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत स्पेशल वीडियो है। आज मैं पूरा लोकायत जो दर्शन है उसका जो इतिहास है विद आर्कोलॉजिकल एविडेंस एंड विद द लिटरेरी एंड रिटर्न एविडेंस सबसे मैं प्रमाणित करूँगा इसका इतिहास कितना पुराना है और हाउ ओल्ड डज इट गो बैक। और मैं रेफरेंसेस को लिंक्स में भी डालूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये रेफरेंसेस को भी लिंक्स में मैं डाल दूंगा नीचे वीडियो के डिटेल में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सारे लिंक्स और रेफरेंसेस। और इंडिया चाइना कल्चरल रिलेशन का जो ऑफिशियल एनसाइक्लोपीडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी मैं डाल दूंगा। आप मेरे को लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। उसमें लोकायत के बारे में क्या लिखा गया, इतिहास के बारे में, तो मैं पूरा चीज़ दूंगा इन्फॉर्मेशन। वीडियो को अंतिम तक बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते शुरू हो जाते हैं इस वीडियो से। दिस फर्स्ट इंडियन अर्बन, अच्छा हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक मटेरियलिस्ट सिविलाइजेशन था और इस बात से प्रमाणित होता है। These first Indian urban dwellers might have had no religion at all, in the sense of a state cult or an enforced dogma. Wendy Doninger asserts in her book The Hindus, she postulates that the people of Indus Valley civilization created the world's first secular state. Could they have been more like proto-atheists than proto-yogis? और इस सब का भी मैं रेफरेंस दिखाऊंगा कि किताब से लिया गया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन चांस है कि वो एक मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन टाइप का रहा होगा। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल प्रेजेंटेशन इन विच ओनली रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स such as rebirth and karma are described as original Indian, one might rather allege that skepticism, materialism, and atheist thinking are even older and at least as truly Indian. देखा तो जो रीबर्थ और कर्म है ये सिद्धांत बाद में आ रहा है, उससे पहले नहीं था। ये तो पुराना, ये तो नया सिद्धांत है। इससे पहले जो है मटीरियलिज्म और एथिस्ट जो थिंकिंग है वही सबसे पुराना है। और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक फिगरिन है। दिस ब्रॉन्ज स्टैचू मेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन 2000 BC of young woman was discovered in Mohenjo-daro in Sindh in 1926. The naturalistic statue now at the National Museum in New Delhi has been named Dancing Girl, but the meaning of the pose has not been settled. फोटो जो है अल्फ्रेड नॉर्थ 1938। तो ये है, तो इससे भी एक चीज़ पता चलता है कि यहाँ पे कलाकृतियाँ हुआ करती थी। एक फ्री थिंकिंग फ्री सोसाइटी था, तभी आप ऐसे पोज देख सकते हैं स्टैचू में। एक मटीरियलिस्ट सोसाइटी का भी इंडिकेशन हो सकता है ऐसे फ्री पोजेस के लिए, डांस के लिए ऐसा। और मैं दिखाता हूँ हड़प्पा सिविलाइजेशन जो सिद्ध करता है मटेरियल था। ये जो है शरीन रत्नागर का रिसर्च है। रत्नागर मेक्स हर आर्ग्यूमेंट्स methodically and this is a part of what is so engaging about her process. She examines the instances of mother goddess interpretation of female figurines in other contexts and civilization, pays attention to the woeful lack of figurines from securely dated archaeological contexts, Indus and otherwise, from which to draw such conclusion. She brings the works of numerous other scholars such as Alexandra Ardilano Jansen, whom she greatly respects, to bear. Her own early study of Mesopotamian civilization is helpful here, as there are many overlaps in reading figurines from similar across the Ratnagar spends an entire chapter taking apart John Marshall's quick simplification and Great Mother Goddess thesis. She demolishes Pasupati seal, finds it faulty reading on previous work. The famous seal from Mohenjo-daro cannot show Pashupati, for he is herdsman of domestic animal, example livestock, not the elephant, rhinoceros and tiger, for example, found on that seal. She then turns to popular religion and figure their imaginary. Ultimately might have been the use of these figurine, which could have been their real use in private rituals using clay models. A brief chapter looks at Egyptian religion and its use of figurines in this manner before launching into the heart of her argument with a section on the attributes of female figurines that shows them to be distinct from deities. She looks carefully at the way things like hair and girdles are formed,
on the figurine. The lack of articulation in hands and feet, their slapdash nature, if one may call it that. She aligns with Ardilano Janssen's work, suggested, if not the brides, to suggest general forms for specific ritual function or events as opposed to worship. I think it was a real person with the cares of the world in her home, most of her body bare, because she was being treated or healed as a whole, who was portrayed, or else she was a shaman who had to be ritually addressed, or else a remembered woman ancestor. तो जो वुमेन स्टैचू सबको मिलते हैं और जो बोल देते हैं मदर गॉडेस है, मदर गॉडेस नहीं, ये वो औरत ही थी, या फिर औरत के कोई पूर्वज औरत थे, या फिर कोई शमान थे जिसका ये मूर्ति बनाया है और फिगर बना के डाला है. और भी चीज़ें हैं और मैं दिखाता हूँ. तो वो ये भी प्रमाण करते कि ये मटीरियलिस्ट civilization था. Next, Ratnagar also example what we know about the find spots of figurines in Harappa and Mohenjo-daro. In case of former, choose data from early excavation like what's tabulation through Shari Clark summarizes Harappa findings. The representation is baked clay. It appears to be garbage pits instead. From Clark's work on later Harappa excavation, she concludes that clay figurines occurred almost exclusively in non-primary contexts such as refuse tips and fill being discarded together with pots, bones, broken toys and other utilities. Again, not where one would expect to find deities. In Mohenjo-daro, the evidence is even clearer. Most of the female figurines were discovered, Ratnagar writes, in the innermost rooms of the houses of DKG and HRB area. This is a pointer, albeit weak, to their role of function having been a private one, a family matter perhaps. देखा, ये पारिवारिक चीज़ था, ये कोई फीमेल डेटी या वर्शिप नहीं था जिसके बारे में ये बताया जा रहा है. जो लोग प्रचार करते, देखिए देखिए हमारे यहाँ दुर्गा मिल गया, देवी मिल गई, ये मिल गया. गजब का है भाई. अगर है तो डस्टबिन में या गार्बेज एरिया के पास क्यों मिल रहा है वो चीज़ें? तो इसका मतलब ये कोई खिलौना था या कुछ और था. ये सर्टनली कोई गॉडेस वगैरह नहीं था. नेक्स्ट, is it possible for secular state anticipating the European Enlightenment by 4,000 years ago? Could they have been more like proto-atheists than proto-yogis? After all, there are many people in later Hinduism who had no use for religion. People such as Charvakas and the Lokayatas. If people are going to argue for religion, just as it has well argued that there is a very good reason why IVC language remains undeciphered, because the seals may not record any language at all, merely random symbols of ownership. So too, we may argue that the other symbols are not part of coherent religious system, but equally random artistic creations. ये कौन लिख रहा है? वेंडी डोगिनर लिख रहा है, डॉनिंगर लिख रहे हैं. तो अब क्या बोलोगे? तो ये मटेरियलिस्ट हो सकता है. कौन बोलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वैदिक था या कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड था? तो ये बताइए. मटेरियलिस्टिक भी तो हो सकता है. ये आर्गुमेंट है और इस सबको पूरा पढ़ने और समझने की ज़रूरत है. और यहाँ पे और भी मैं दिखाता हूँ और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. Fools prescribe almsgiving and some assert that there is no such a thing as merit in almsgiving, but their words are empty, false and nonsensical. Both the fool and the wise are annihilated and destroyed after death and dissolution of their bodies. Nothing exists after death. No, this anti-religious statement is not from the latest American Atheist Convention. Rather, it is a quote from atheist philosopher Ajit Kesh Kambla, 500 BC, in the classical text Discourses on the Fruits of Contemplative Life, written in Indian language of Pali. In this ancient Theravada Buddhist text, a king asks seeking ascetics about their different worldviews. Another of those teachers quoted is the skeptic Sanjay Belatiputta, belonging to Ajnana tradition, another heterodox school in ancient India, whose answer might be said to define radical agnosticism. तो ये आपको मिल रहा है पाली टेक्स्ट जो है डिस्कोर्स ऑन द फ्रूट्स ऑफ कॉन्टम्पलेटिव लाइफ, जो है वो शमन ट्रेडिशन का जो किताब है, त्रिपिटक में है, समान फल सुत, तो उससे आपको मिल रहा है. अब नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ. ये संजय बेलातीपुट्ट का कोट है. क्या है? इफ़ यू आस्क मी वेदर देर इज़ अनदर वर्ल्ड, वेल इफ़ आई थॉट देर वर आई वुड से सो, बट आई डोंट से सो.
and I don't think it is thus or thus, and I don't think it is otherwise, and I don't deny it, and I don't say there is neither is nor is not another world. वाह भैया, ये होते रेडिकल अग्नोस्टिक आर्ग्यूमेंट्स। तो ये तो संजय बेलातीपुत्र का आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट हम दिखाते हैं। In the same era, some 1800 years ago, the Kama aim was covered by Vatsyayana in his famous Kama Sutra. One should enjoy all three aims, but dharma is meant for last part of life in order to gain moksha, release from transmigration. Interestingly, Vatsayan uses a religious perspective to argue for sexual pleasures. Hence, in the beginning of Kama Sutra, the atheists and skeptics are presented as Vatsayan's main opponents. The Lokayatika say religious ordinances should not be observed, for they bear a future fruit, and at the same time, it is also doubtful whether they will bear any fruit at all. ये बात लिख रहे हैं वात्सायन। और ये सब बाद में डेवलपमेंट होते गए हैं, ऐड होते गए हैं। ठीक है, ये लेटर डेवलपमेंट था। रिलीजियस ऑर्डिनेंसेस जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें संशय है कि फ्यूचर में इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा। और मैं प्रेजेंट करता हूँ हिस्टोरिकली ह्यूनसैंग के टाइम से। One such example of such a philosophical confrontation is a 7th century debate between Hunsang and an Indian Lokayatika at Nalanda monastery. The latter affirmed that the four basic elements are the origin of all human beings and substance, while the former refuted him by elaborating the Mahayana doctrine. Hunsang was a Chinese traveler and translator who traveled to India in the 7th century. He described the debates between Indian and Chinese Buddhists, and at the Nalanda he discussed with an atheist Indian. तो ये भी लिखा गया है। ये ह्यूनसैंग जब इंडिया में यहाँ पे आए थे उस समय की ये बात किया जा रहा है। तो ये सब सोचने वाली बात है कि इतना सारा कुछ हो रहा है उस टाइप पे, लेकिन आजकल कोई इस पर चर्चा ही नहीं करता। ये इतिहास तो दिखाता ही नहीं, ये जो हिस्ट्री है एस्पेक्ट। और इन सब का मैं रेफरेंस भी दूंगा आप सबको एक एक करके। ठीक है, और मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। 1 सेकेंड, एक एक करके ऐसे मैं कवर करूँगा इसको। नेक्स्ट आपका आता है फॉर एग्जाम्पल जी जैंग 549 to 623 classified the materialistic ideas of Confucians and the Taoists and the Lokayata into the same category when he was forming the idealistic system of Sanlun Three Shastras in China. Hence, Huang Xinchuan summarizes in conclusion Lokayata as a materialist system of philosophy is by no means a little significance, as has been suggested by some scholars. On contrary, it had won a wide support and popularity among the people, as its name itself shows. It spread as far as China and exercised an influence on ancient Chinese thought and literature and art. As far as its popularity is concerned, Lokayata matched other systems of Indian philosophy and is an important cultural legacy of India, deserving further study and exploration. तो ये बात है, हमारा कल्चरल लेगेसी ये है भाई। ये वेदांत कुछ नहीं है। ठीक है, वो सब बकवास है। और आगे देखिए, a rock carving of 6 heretical teachers described in the Pali text, discourses on fruits of contemplative life. 5 of these teachers are from the left, presumably Purana Kashyapa, Makkali Gosala, Sanjay Belatiputta, Ajita Kesh Kambli, Pakuda Kachayana, in addition Nigant Nataputta or Mahavira. These Dazu rock carvings at Mount Baodong in central China were made and supervised by Buddhist monk. Achha. The presence of these atheist schools in both the north and the south of Indian subcontinent has gradually been revealed. Krishna Del Toso has demonstrated how this materialist school is described in Buddhism. There are many extant in Tibetan, and Ramakrishna Bhattacharya has covered, for example, the classical Tamil epic play Many Makkalai by Sattan, written in this Dravidian language in southern India in the first centuries of Kama, the female protagonist pursuit of best philosophy. After exploring teaching, she ends up with Bhutvada, who declare that they follow Lokayatas. It is absurd to believe in the existence of another life in which we would gather the fruits of our deeds in this one. Our existence as well as our joys and sorrows terminate with our lives.
ये लिखा गया है। तो और यहाँ पे भूतवाद तमिलनाडु में भी एक लोकायत होता था, इसके बारे में पता चलता है मणि मैक्कलाई टेक्स्ट जो है उससे पता चलता है। और उसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो है वो फाइनली भूतवाद जो सिद्धांत है उसको अपनाती है, उसको बोलती है फॉलो करने के लिए। तो बोलते हैं उसका सिद्धांत क्या है, ये अनदर लाइफ इज ऑब्जर्व्ड बिलीफ, ये उनका मानना था। कोई आगे पुनर्जन्म या आगे का कोई जीवन नहीं है, यहीं ख़त्म हो जाता सब खत्म। नेक्स्ट, just look at the vital and earliest 19th century social reformer of Dalit movement, the defender of women's rights, Jyotirao Phule. In one of his central books, Phule quotes the anti-religious maxim of Brihaspati that the Vedas were made by thugs. Brihaspati's Charvak Sutra is lost but has been reconstructed by Bhattacharya, who stresses that we know of at least 4 commentators on it. Bhavavikta, Kambalashutara, Avidkarna, Udbhatta, who can be viewed as revisionists or reformists. Thus, this earliest modern Dalit leader concludes that it is untenable to say that religious texts were God created and proposes the reinstatement of traditional and pre-Vedic egalitarian Indian society. तो ये बात है, ये चीज़ बोलने की भाई है। तो और आगे देखते, ये ज्योतिराव फुले का कहना था। नेक्स्ट, इन मिड 19th century, Gulab Das gained a large following. Gulab Dasis of Dalits and women in Punjab around Lahore in today's Pakistan by propagating what has been described as an atheist doctrine for the people. Gulab Das was born a Sikh, a religion which opposed caste, and in line with Charvak tradition, he propagated this worldly life. His closest companion was a Muslim-born female writer Piru Preman, as Anshu Malhotra describes in her book Piru and Gulab Dasis. Preman came from lower caste and challenged religious leader. The Gulab Das saved her from captivity. Today, Preman is recognized as Punjab's first modern female poet. Her words against both men and religions are harsh. They make false religions, making false promises. पीरू पेरेमन का ये कहना था। ये कब की बात है? 1832 1875, ये तब की बात चल रही है भाई। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं आज के सोसाइटी में? तो और ये लोग कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं है, रिसर्च स्टडी वगैरह नहीं करता। खैर मैं आगे और कंटिन्यू करता हूँ इसी चीज़ को, ये कंटिन्यू करता हूँ। In 2020s, we could also take into consideration the Encyclopedia of India-China Cultural Contacts, a bilateral work that launched in 2 volumes in 2014. In the first volume, more than 3 pages are devoted to atheist and materialist Lokayat philosophy. The text is written by Beijing University Professor Yao Weikun, who concludes as follows: in modern China, Lokayata is attached great importance due to its atheism and materialism. It attracts attention from quite a many Chinese thinkers, and there are translation of Indian works on Lokayata. While Chinese scholars also publish their studies on Lokayata, some works on Indian philosophy have chapters dedicated to Lokayata, and college courses on Indian philosophy also have introduced or study of Lokayata. तो भाई चाइना के लोग जो है वहाँ के कॉलेज और जो चीज़ है वहाँ के कॉलेज कोर्सेज जो है वो लोकायत को पढ़ा रहे। भारत के जो कॉलेज कोर्सेज है उसमें लोकायत को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? चाइना का लोग पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ भी रहा है, उसको समझ भी रहा है और सोसाइटी भी आगे बढ़ रहा है। इंडिया में ये क्यों नहीं होता? उल्टा उपनिषद, वेद, वेदांत, ये जो धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक चीज़ें हैं वो सब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये पढ़ा देते और अच्छा होता। तो और मैं आगे दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे, बट वीडियो ख़त्म करने से मैं नेक्स्ट 3-4 पेज दिखाऊंगा, 3 पेजेस जो इंडिया चाइना बाइलैटरल जो कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया है उसमें वो 3 पेजेस जहाँ पे मटेरियलिस्ट लोकायत फिलॉसफी को कवर किया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मेरे को पता चले
कि आपको मेरा काम कैसे पसंद आ रहा है, वीडियो आपको कैसे अच्छा लगा। और मैं वीडियो के जो डिटेल है डिस्क्रिप्शन, वीडियो के जो डिटेल है सेक्शन डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं रेफरेंसेस दे दूंगा, लिंक्स दे दूंगा। और इंडिया कल्चरल चाइना टाइज का वो जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफिशियल पीडीएफ है मेरे पास ऑफिशियल, उसका वो डाउनलोड का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। और वो जो पेज नंबर 435 से लेके 438 जो पेजेस है वो चेक कर लीजिए, वहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगले 3 पेज आप देख लीजिए एक बार। तो ये है 435 में ये सारे पेज इंडिया चाइना रिलेशन, मतलब चाइना कल्चरल टाइज का, ठीक है। और ये लोकायत के बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है। और उसी तरह आपको मैं एक और दिखाता हूँ, ये 436 है, 437 पेज में ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिसअप्रूवल, इनके जो सिद्धांत क्या क्या थे, इनके थिंकिंग क्या क्या थे लोकायत के, वो इसमें आ रहा है 437 पेज और 438 पेज। तो यहाँ पे, और इसमें आप देख सकते हैं आजीविका नाम का भी एक फिलॉसफी है मखाली गोसल का, वो भी आपको यहाँ पे दे रहे हैं इंडिया चाइना कल्चरल टाइज में। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।